कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी। इस मूवी में एक विडो वुमन को एक लड़के से प्यार हो जाता है। क्या यह लड़का इस विडो वुमन की सुनसान जिंदगी में रंग भर के इसके चेहरे पे खुशी वापस लौटा पाएगा या फिर दिखाएगा खुद अपने ही कुछ अलग रंग, देखेंगे हम इस मूवी में। हेलन नाम की एक मिडिल एज वुमन एक रिच बिजनेसमैन की वाइफ है। हेलन इतनी रिच है कि उसको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। वो अपने हस्बैंड के पैसों पर एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रही है। लेकिन हेलन की जिंदगी में आज कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। अपने हस्बैंड के लिए मार्केट से फ्लावर लेके आई हेलन जब अपने हस्बैंड को फ्लावर देने के लिए बाथरूम में जाती हैं तो वो देखती हैं कि उसका हस्बैंड फर्श पर मरा हुआ पड़ा है। उसके हस्बैंड की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी। अचानक से हुए इस हादसे ने हेलन की बेटी की जिंदगी में भूचाल ला दिया। हेलन अपने हस्बैंड के अंतिम संस्कार के बाद अपनी बेटी के साथ नॉर्मल होने ही वाली थी, क्योंकि उसको लगता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन वो फाइनेंशियली तो अभी भी सिक्योर है। उसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में लॉयर हेलन को बताता है कि उसके हस्बैंड के पास जो भी पैसा था वो उसने उसके घर के अगेंस्ट लोन ले रखा था और उसके हस्बैंड के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा था कि उसने घर की सारी महंगी चीजें जैसे ज्वेलरी वगैरह गिरवी रख रखी थी। हेलन जो कुछ दिनों पहले अल्ट्रा रिच थी, अचानक से वो रोड पे आ गई हैं। वो अपनी इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रही हैं, लेकिन बैंक रिकवरी वाले और पुलिस उससे ये घर खाली करवा देती हैं। अब उसको ये घर खाली करना पड़ेगा और अपने रहने का इंतजाम कहीं और करना पड़ेगा। अचानक से आई इस मुसीबत के समय माँ और बेटी को दुनिया ने भी अपना रंग दिखाया। उसका कोई भी फ्रेंड उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। इसलिए हेलन ने अपने रहने के लिए एक सस्ती होटल में रूम किराए पे लिया है, जहां पर वो अपनी डॉटर के साथ रहना चाहती हैं। लेकिन उसकी डॉटर कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मंगोलिया जा रही हूँ, मेरा खर्चा भी वही उठाता है, तो मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। अब क्योंकि हेलन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने एक सस्ता और कॉमन शेयरिंग होटल बुक किया है। इस होटल में हेलन को एक छोटा सा रूम रहने के लिए मिलेगा, लेकिन उसको किचन, बाथरूम और बहुत सारी कॉमन फैसिलिटीज दूसरे रूममेट्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अब हेलन की डॉटर हेलन को होटल में छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मंगोलिया चली जाती है। हेलन इस कॉमन शेयरिंग होटल को देखते हुए पहली बार एक लड़के जॉन से मिलती है, जो यहाँ पर एक रूम रेंट आउट करके रह रहा था। होटल के माहौल को देखकर हेलन को समझ में आ गया था कि अगले कुछ दिन उसके अच्छे नहीं गुजरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की जिंदगी उसकी अमीर और शानो शौकत वाली जिंदगी से बिल्कुल अपोजिट थी। अपने रूम में आकर हेलन स्मोक करने लगती हैं। तभी वो लड़का जॉन आता है और हेलन के मुंह से सिगरेट निकालकर सिंक में फेंक देता है और हेलन को यहाँ पर लगे नो स्मोकिंग के साइन को बताकर कहता है कि यहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। जॉन हेलन के पपी को थोड़ा प्यार से सहलाता है और अचानक ही हेलन की तरफ विंक करके चला जाता है, जिसकी वजह से हेलन काफी सरप्राइज हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो इस चीज का कैसे रिएक्शन दे। फिलहाल हेलन को यहाँ पर खुद ही अपना खाना बनाना पड़ता है। वो डिनर करने के बाद में ड्रिंक करने लगती हैं और वो अपने हस्बैंड को भूलने की कोशिश करते हुए अपने सामने लगे दलाई लामा के पोस्टर पर लिखे कोट को समझने की कोशिश कर रही हैं। वो कोट से समझती हैं कि प्यार एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन की वजह से आदमी फियरलेस होता है और फियरलेस होने की वजह से वो बिना किसी डर के फैसले ले सकता है। हेलन के हस्बैंड की डेथ के बाद में हेलन के पास कुछ खास बचा नहीं था, लेकिन वो अपने दिमाग में अभी भी अपने आप को अमीर समझती थी। लेकिन जल्दी ही उसको अपनी रियलिटीज का एहसास होने वाला था। आज वो एक स्टोर में कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए आई है, जहाँ पर वो एक वाइन की बोतल और कुछ खाने के लिए लेती है। हेलन जब अपनी ली हुई चीजों का पेमेंट करने के लिए पेमेंट काउंटर पर जाती है तो उसका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। वो कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार ट्राई करने के बाद में भी उसके सारे कार्ड पेमेंट नहीं कर पाते। अब वो देखती है कि उसके वॉलेट में भी बहुत कम पैसे बचे हैं, इसलिए वो अपनी ली हुई चीजों में से कुछ ही चीजें खरीद पाएगी। हेलन यहाँ पर खाने की चीजों को अलग रख लेती
लेती हैं और वाइन और सिगरेट को परचेज कर लेती हैं, जो हेलन के बेसिक नेचर को बताता है कि उसकी आदतें कैसी थी। वो खाने की चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं, लेकिन वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। अब क्योंकि हेलन ने खाना तो कुछ खरीदा नहीं था, इसलिए होटल में जाके कॉमन शेयरिंग किचन में पड़े जॉन के खाने को खा लेती हैं और कुछ खाना पपी को भी खिला देती हैं। तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है। वो जॉन को कहती हैं कि मैंने तुम्हारा कुछ खाना बोरो किया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जॉन कहता है कि मुझे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम प्लीज यहाँ पर स्मोक मत किया करो। हेलन अपनी स्मोकिंग के लिए जॉन से सॉरी बोलती है। अब क्योंकि हेलन और जॉन दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में अकेलेपन के शिकार थे, उनके पास इस होटल में बात करने के लिए कोई और नहीं था, इसलिए जॉन और हेलन अब शाम को थोड़ा टाइम एक साथ बिताने लगे। हेलन पूछती है कि तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। जॉन कहता है कि मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, तुम्हारी बताओ। तो हेलन कहती है कि मेरी भी ओके है, लेकिन मैं अभी भी सिंगल हूँ। जैसे वो जॉन को कोई हिंट देना चाहती हो। वो जॉन को अपने पपी से मिलवाती है, जिसको देखकर जॉन बहुत अम्यूज हो जाता है। जॉन को अपने पपी के करीब आता हुआ देखकर हेलन जॉन से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो क्या? मेरा कार्ड खो गया है, मुझे इस पपी के लिए कुछ खाना खरीदना है। जॉन बिना कुछ सोचे ही हेलन को कुछ पैसे दे देता है। हेलन देखती है कि जॉन की बैक पर चोट लगी है। हेलन जॉन की पीठ पर मलहम लगा के अपना हैंड वॉश करके जब वापस आती है तो वो देखती है कि जॉन सो चुका है। वो जॉन को चद्दर उड़ा के वापस अपने रूम में जाना चाहती है, लेकिन तभी नींद में जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, जैसे वो चाहता है कि हेलन यहीं पर रुक जाए। हेलन जॉन के रूम में लगे हुए कांच के बॉक्स में बैठे गिरगिट को देखती है, जो कांच की चार दीवारों के बीच में यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक मेटाफर है, क्योंकि हेलन की जिंदगी भी इस कांच के बॉक्स की तरह हो गई थी। वो विडो होने के बाद में सोशल रेस्ट्रिक्शन में और अपने उम्र के दायरे में कुछ ऐसी बंदी है कि शायद वो भी इस गिरगिट की तरह हमेशा अकेली ही रहेगी। लेकिन हेलन चाहती है कि वो इस सोशल रेस्ट्रिक्शन के दायरे को, इस कांच के दायरे को तोड़ दे। लेकिन हेलन के लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी जिंदगी कैसे चलाएगी, इसलिए वो एक सोशल वेलफेयर स्कीम में जाकर विडोज को मिलने वाली वेलफेयर स्कीम से कुछ पैसा लेना चाहती हैं। तो उसको पता चलता है कि फिलहाल उसको इस चीज के लिए, वेलफेयर स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसको पैसा मिलने में काफी टाइम लग सकता है। हेलन को जैसे अपनी रियलिटीज का एहसास होने लगा था, अब हेलन के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो अपने महंगे खरीदे हुए सैंडल्स बेचना चाहती है और इन लग्जरी गुड्स की वैल्यू सेकंड हैंड मार्केट में इतनी कम है जिस पर हेलन विश्वास भी नहीं कर पा रही है। हेलन सेकंड हैंड शॉप में चिल्लाती है कि तुम्हें पता भी है कि ये कौन सा ब्रांड है। मूवी के इस सीन को देखकर वॉरेन बफेट का वो कोट याद आता है कि अगर आप जिंदगी में बिना जरूरत की चीजें खरीदने लगोगे तो वो समय दूर नहीं जब आप जरूरत की चीजें बेचने लग जाओगे। अगले ही दिन हेलन को जिंदगी में उस हार्श रियलिटी का पता लगता है जो उसने अपनी अमीर जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इसी शेयरिंग होटल में रहने वाली एक लड़की आके हेलन को कहती है कि आज तुम्हारा टॉयलेट साफ करने का नंबर है, तुमने साफ नहीं किया है। तो हेलन कहती है कि मुझे काम है, मैं कल कर दूंगी। तो वो लड़की उस पे चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो जब तुम्हारा नंबर आएगा तभी तुम्हें टॉयलेट क्लीन करना पड़ेगा। अब हेलन मजबूरी में जाके कॉमन शेयरिंग टॉयलेट को क्लीन कर रही है। कुछ दिनों पहले अपनी रईस जिंदगी जी रही हेलन के लिए ये जिंदगी की वो दुखद सच्चाई थी जिसके लिए वो कभी भी तैयार नहीं थी। लेकिन वो अपने हस्बैंड के बैड फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से समय के चक्रव्यूह में कुछ ऐसी घिरी है कि अब उसको वो काम करना पड़ रहा है जो कुछ दिन पहले उसके घर के नौकर किया करते थे, जिसकी वजह से हेलन बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। नाउम्मीदी और अपनी जिंदगी के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी हेलन के लिए आशा की किरण सिर्फ और सिर्फ जॉन था, जो उसके और हेलन के लिए आज एक पिज्जा लेके आया है। जॉन हेलन से पूछता है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। तो हेलन कहती है कि कैसा रहेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो कहती है कि मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मेरी उम्र भी हो गई है, अब मैं किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, अब मैं सबके लिए अननेसेसरी और वर्थलेस बन गई हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। जॉन इन सब सिचुएशंस को पहले फेस कर चुका था, क्योंकि जॉन की मदर भी इस दुनिया से उसको बचपन में ही छोड़ के चली गई, इसलिए वो हेलन के दुख को समझता है। वो हेलन को चीयर अप करता है। वो कहता है कि ये लाइफ
लाइफ है और लाइफ में अप्स और डाउन्स चलते रहते हैं, हमें इनको मैनेज करके ही चलना पड़ता है, यही जिंदगी है। जॉन अकेला ही था जो हेलन की जिंदगी में खुशी के पल लाता था, उससे बात करके उसका अकेलापन दूर करके उसको डिप्रेशन से दूर रखने की कोशिश करता था। हेलन भी अब जॉन के साथ काफी घुलने मिलने लगी थी। शाम के समय में एक साथ समय बिताने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल जाते हैं और इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और इनकी गहरी फ्रेंडशिप की वजह से इस होटल में रह रहे काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को, उनके टोकने को ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं जैसे कोई टीनेज कपल करता है। टोकने की वजह से अब ये दोनों होटल के बाहर बने पार्क में चले जाते हैं, जहाँ पर वो झूला झूल के मस्ती करने लगते हैं। जॉन के साथ रहकर हेलन धीरे धीरे अपने हस्बैंड को भूल रही थी। अपनी सुनसान जिंदगी में हंसी और खुशी की बहार वापस लाने वाले जॉन को वो बहुत अप्रिशिएट कर रही थी। ये दोनों मिलकर इस पार्क में काफी टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, ड्रिंक करते हैं और बातों ही बातों में हेलन अपने गम को भूल जाती हैं, अपने हस्बैंड को भूल जाती हैं और भावनाओं में बह के जॉन को किस कर देती हैं। लेकिन जॉन किस करने का कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे उसे कोई चीज रोक रही है, जिसे देखकर हेलन को काफी गिल्ट फील होता है कि उसने कुछ गलत कर दिया, उसने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर ली है। वो जॉन को कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, और वो ये कहकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन जॉन को न जाने कौन सी चीज हेलन के पास आने से रोक रही थी। डिसअपॉइंट होके हेलन अपने रूम में आके स्मोक करने लग जाती हैं। वो डोर पर नॉक नॉक की आवाज सुनती हैं, इसलिए वो सिगरेट को फेंक कर दरवाजा खोलती हैं। वो देखती हैं कि सच में ही जॉन उसके सामने खड़ा है। जॉन हेलन को कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कोई स्लीपिंग पिल अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो। हेलन कहती है कि तुम्हें कौन से ब्रांड की स्लीपिंग पिल चाहिए। जॉन कहता है कि ब्रांड की, कोई भी ब्रांड चलेगा। हेलन अपने रूम के अंदर जाकर स्लीपिंग पिल लेके आती है और जैसे ही वो जॉन को देने वाली होती हैं, तो इसी होटल में रहने वाला एक दूसरा लड़का इन दोनों को देख लेता है और ऐसे स्माइल पास करता है जैसे कोई हेलन और जॉन के प्यार का चैप्टर शुरू हो चुका हो। उस लड़के के जाने के बाद में हेलन जॉन को स्लीपिंग पिल देने ही वाली होती है कि जॉन अचानक से हेलन को किस करके वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। जॉन रूम में आकर हेलन से ली हुई स्लीपिंग पिल फेंक देता है, जो ये बताता है कि जॉन सिर्फ हेलन से अपने प्यार का इजहार करने गया था, उसको स्लीपिंग पिल की कोई जरूरत नहीं थी। जॉन की तरफ से प्यार का इजहार पाकर हेलन भी बहुत खुश हो रही थी। हेलन को अपने अंदर बची जिंदा दिली का एहसास हो रहा था। हेलन जब सुबह उठती हैं तो वो देखती हैं कि बेड पर जॉन उसके लिए कुछ पैसे छोड़ के गया है, जिसकी वजह से जॉन के लिए हेलन का अफेक्शन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अब वो जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगी। उसे ये लगने लगा कि एक दिन वो जॉन के साथ अपनी दुनिया एक बार फिर से बसा लेगी, कि शायद एक दिन जॉन उसके हस्बैंड की जगह ले लेगा। खुशी के इन्हीं पलों को आधार बनाकर अपने भविष्य को बुनने वाली हेलन को नहीं पता था कि जॉन उसके बारे में क्या सोचता है। क्या जॉन भी उसको लेकर इतना ही सीरियस है, या फिर वो हेलन के साथ भी एक कैजुअल रोमांटिक एनकाउंटर करके उसको भूल जाएगा, क्योंकि जॉन को लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट था। आज वो एक डेटिंग ऐप पे कई लड़कों की फोटोज देख रहा है। इस डेटिंग ऐप पर एक लड़के माइक को देखकर जॉन को याद आता है कि वो इस लड़के से मिल चुका है, क्योंकि ये लड़का माइक एक डॉक्टर है और इससे जॉन कई बार हॉस्पिटल में मिल चुका है, जिससे वो अपना रेगुलर चेकअप करवाया करता था। लेकिन जॉन को ये नहीं पता था कि वो भी लड़कों में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए अब जॉन माइक की प्रोफाइल को राइट स्वाइप कर देता है। लेकिन किस्मत तो जैसे इनको इंस्टेंटली मिलाने पे उतारू हो गई थी। ये लड़का माइक अब इसी मॉल में जॉन के सामने शॉपिंग करता हुआ पाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने पाकर काफी ऑकवर्ड फील करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। लेकिन कुछ देर बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और जॉन और माइक यहाँ पर कुछ देर बातें करते हैं और जॉन फिलहाल सामान लेने के बहाने से यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शेयरिंग होटल में हेलन अब खुशी खुशी किचन की सफाई कर रही है। वो होटल में रहने वाले कपल्स को देखकर अपनी जिंदगी में किसी रोमांटिक पार्टनर के होने का सपना बुनने लगी थी। जॉन के साथ
शाम को बिताए हुए कुछ पल उसके पूरे दिन की थकान को जैसे पल भर में छू कर देते। अब हेलन को जॉन से बार बार पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए अब वो जॉब करना चाहती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाके जॉब के लिए अप्लाई करती है। तो वो रेस्टोरेंट की मैनेजर पूछती है कि क्या तुमने पहले कभी कोई काम किया है? तो हेलन कहती है कि हाँ, मैंने बहुत सारे एनजीओ और सोशल वर्क के लिए काम किया है। तो इस रेस्टोरेंट की मैनेजर कहती है कि यहाँ पे कोई भी एनजीओ वाला काम नहीं है, यहाँ पर प्लेट साफ करनी पड़ेगी और रेस्टोरेंट में कचरा उठाना पड़ेगा। अब क्योंकि हेलन शुरू से ही अमीर थी, इसलिए उसने अपने आप को कभी भी क्वालिफाइड नहीं किया, ना ही उसने कोई स्किल हासिल की थी। इसलिए अब वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और वो मैनेजर को कहती हैं कि मेरे पति की डेथ हो चुकी है, तो मुझे जो भी जॉब दोगी मैं कर लूंगी। अब हेलन इस रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर देती है। इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हेलन के प्यार से बढ़ाए हुए खूबसूरत नाखून भी काट देती है। वो कहती है कि इनमें फंगस और बैक्टीरिया फंस जाते हैं जो कस्टमर को बीमार कर देते हैं। यहाँ पर ये लंबे और सुंदर नाखून रखना अलाउड नहीं है। अगर तुम्हें अपने और अपने कुत्ते के लिए खाना चाहिए तो जल्दी से जमीन पर उतर जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हेलन के लिए ये सारा काम काफी डिफिकल्ट था। उसकी जिंदगी का ये मोड़ उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन लाइफ की ये सभी हार्श रियलिटीज वो जॉन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके भूल जाती थी। जॉन के साथ शाम को बिताया हुआ कुछ क्वालिटी टाइम हेलन के लिए उसकी दुख भरी जिंदगी में खुशी के उस हवा के झोंके के जैसे होता जो उसकी सारी थकान, सारा गम पल भर में छू कर देता। लेकिन उसके लिए ये खुशी का झोंका सच में ही झोंका साबित होने वाला था, क्योंकि जॉन के फोन पर उसके फ्रेंड माइक का कॉल आया, जिससे वो बड़े प्यार से बात कर रहा है। और इन दोनों की बातें सुनकर हेलन बहुत अनकंफर्टेबल हो रही है। वो नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी जिंदगी की एकमात्र खुशी जॉन कहीं और चली जाए। वो जॉन को पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। जॉन कहता है कि कोई नहीं, ऐसे ही कोई था। जॉन अपने कुछ फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में बात करता है और इसी में से एक फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में हेलन और जॉन बात करते हैं। हेलन का भी ये आर्टिस्ट फेवरेट होता है। हेलन अपने फेवरेट आर्टिस्ट के कुछ सॉन्ग के बारे में बात करती हैं और ये दोनों इस आर्टिस्ट के गाने सुनने लगते हैं। रूम में चल रहे रोमांटिक गानों से भरे हुए इस माहौल में इन दोनों के बीच की नजदीकियां और बढ़ जाती हैं और हेलन जॉन को आगे बढ़ के किस कर देती है। लेकिन जॉन अभी भी कंफ्यूज है कि वो हेलन के साथ जाए या फिर माइक के साथ जाए, क्योंकि उसका झुकाव अभी भी माइक की तरफ ज्यादा था। लेकिन वो अपनी बॉडी के अंदर अनमिटिगेटेड केमिकल इमोशंस को नहीं रोक पाया और इन्हीं इमोशंस के चलते जॉन और हेलन यहाँ पर रोमांस के कुछ पल बिताते हैं। अगले दिन जॉन देखता है कि माइक के बहुत सारे मैसेज उसके फोन पे आए हुए हैं। वो माइक को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। जॉन हेलन के पपी को लेकर माइक से मिलने जाता है। ये दोनों बीच पर वॉक करते हुए एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जॉन अपने साथ लाए हेलन के पपी को माइक से मिलवाता है, जिसको देखकर माइक बहुत खुश होता है। जॉन और माइक की दोस्ती देखते ही बनती थी। इन दोनों की केमिस्ट्री ये बता रही थी कि ये दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। जॉन के लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल था कि वो किस तरफ जाए। एक तरफ हेलन उसका इंतजार कर रही थी तो दूसरी तरफ माइक का इनविजिबल फोर्स उसको उसकी तरफ खींच रहा था। और इसी इनविजिबल फोर्स की वजह से माइक और जॉन एक दूसरे के साथ रोमांस के कुछ पल बिताते हैं। जॉन जब भी बीच पे जाता तो अपनी पसंद के कुछ चुनिंदा पत्थर वहां से उठाता और अपने मदर की ग्रेवयार्ड में जाके उनको रख देता और अपनी मदर को याद करता, जैसे हर पत्थर उसकी माँ की किसी याद से जुड़ा हो। जिसको देखकर जॉन की आंखें नम हो गई हैं, जो ये बताती हैं कि इंसान चाहे कितना भी फिजिकल प्लेजर के पीछे भागे, हर फिजिकल प्लेजर कितना मोमेंटरी होता है, कितना क्षणिक होता है। इसलिए कहा जाता है कि मन की शांति तन की शांति से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब जॉन हेलन से झूले पे बैठा हुआ बात कर रहा है। हेलन झूले पे बैठी बैठी स्मोक कर रही हैं। उसको अचानक से खांसी आने लगती है तो जॉन स्मोकिंग के नुकसान बताते हुए कहता है कि तुम स्मोक करना छोड़ क्यों नहीं देती। तो हेलन कहती है कि तुम भी तो स्मोक करते हो, तुम्हें भी स्मोकिंग करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन जॉन तो जैसे माइक के ख्यालों में खोया हुआ था। वो जिंदगी के एक दोराहे पे खड़ा था जहाँ पर माइक और हेलन में से किसी एक को उसे सेलेक्ट करना था। हेलन माइक को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेके आई हूँ। जॉन को हेलन अपनी
अपने रूम में ले जाकर अपने हस्बैंड की फेवरेट टाई पहनाने लगती हैं, जो ये सिग्निफाई करता है कि हेलन अब अपने हस्बैंड को जॉन से रिप्लेस करना चाहती थी। तो जॉन कहता है कि अभी तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुए कुछ ही दिन हुए हैं, क्या तुम अपने हस्बैंड को मिस नहीं करती हो? हेलन जॉन से ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। जॉन के बार बार उसके हस्बैंड के बारे में पूछे गए क्वेश्चन से जैसे हेलन चिढ़ जाती है, लेकिन जॉन अब एक इथिकल डायलेमा में है, क्योंकि अपनी गुजरी हुई मॉम की यादों से वो आज तक बाहर नहीं निकल पाया है। तो वो ये सोच रहा है कि कुछ महीनों पहले गुजरे हुए हस्बैंड की बीवी इतनी जल्दी मेरे साथ इस तरह की बात कैसे कर सकती है। हेलन के लिए जॉन का ये रिएक्शन उसके रोमांटिक रिलेशन में बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन वो जॉन को छोड़ना नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं क्रिसमस पार्टी में अकेले नहीं जाना चाहती, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? अब जॉन हेलन के साथ क्रिसमस पार्टी में चला जाता है, जहां पर उसके रेस्टोरेंट की मैनेजर भी आई होती है और ये तीनों मिलकर क्रिसमस पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं, खूब डांस करते हैं। हेलन को लगने लगा कि जॉन उस टाई वाली बात को शायद भूल गया है और उसको वन ऑफ इवेंट मानकर वो भुला चुकी है। क्रिसमस पार्टी में जॉन को अपने साथ डांस करते हुए देखकर हेलन को लगने लगा कि टाई वाली घटना को लेकर वो कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो गई थी। जॉन तो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है। पार्टी को एंजॉय करने के बाद में जॉन और हेलन अपने रूम में वापस आ जाते हैं, तो हेलन फिर से जॉन के करीब आने की कोशिश करती है। वो जॉन को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जॉन अपने आप को इस रोमांटिक रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। हेलन को लगता है कि शायद उसने उससे पैसे लिए, इस वजह से जॉन उससे दूर जा रहा है। हेलन जॉन को कहती है कि देखो, मैंने तुमसे जो पैसे लिए हैं अब मैंने अर्न कर लिया है, मैं तुम्हें वापस दे रही हूँ और साथ में 10% इंटरेस्ट भी दे रही हूँ, तुम ले लो प्लीज। इस बात पे जॉन काफी चिढ़ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कभी पैसे वापस नहीं मांगे हैं, तुम पैसों की क्या बात कर रही हो। जॉन का ऐसा रूड बिहेवियर देखकर हेलन बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और अगले 4-5 दिन तक हेलन बहुत गुमसुम रहती है और अब जॉन को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। आज 31 दिसंबर की इवनिंग है, लोग पार्टी करके एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हेलन काफी उदास है। लेकिन हेलन की खुशी तब लौट आती है जब उसकी रेस्टोरेंट की मैनेजर उसको ये बताती है कि उसके काम से खुश होकर रेस्टोरेंट ने उसको रेस्टोरेंट के पास में एक 2 BHK फ्लैट फ्री में रहने के लिए दिया है। अब हेलन को ऐसा लगता है कि वो जॉन को भी इस 2 BHK फ्लैट में बुला लेगी तो जॉन उसके करीब आ ही जाएगा। अगले दिन हेलन जॉन को कहती है कि मेरे रेस्टोरेंट ने मुझे एक 2 BHK फ्लैट रहने के लिए दिया है, जिसमें एक बहुत अच्छा किचन और 2 बहुत बड़े बड़े रूम हैं। एक रूम में तुम रह लेना, एक रूम में मैं रह लूंगी। इस शेयरिंग होटल में रहने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ ही दिनों में 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट होने वाली हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? लेकिन जॉन बिना कोई जवाब दिए झूले पे चढ़ के जोर जोर से झूला झूलने लगता है, जैसे कि उसका दिमाग हेलन और माइक के बीच में झूल रहा हो कि वो किस तरफ जाए। जॉन के जवाब नहीं देने की वजह से हेलन को बहुत हर्ट होता है, लेकिन वो बोलकर हेलन को हर्ट नहीं करना चाहता। हेलन कुछ हद तक समझ चुकी थी, वो झूले से उतरकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में हेलन को अपना रूम खाली करके अपने नए 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट होना था, इसलिए वो अपनी दोस्त और रेस्टोरेंट की मैनेजर के साथ सामान की पैकिंग कर रही है। तभी हेलन को कॉल आता है, उसको बताया जाता है कि जॉन का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत चोट लगी है और हेलन को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। हेलन जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। वहां पर डॉक्टर उसको बताता है कि जॉन का एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब है। अब हेलन हॉस्पिटल में जॉन के बेड के पास जाकर देखती है कि जॉन की सच में ही हालत बहुत खराब है। उसका एक मेजर ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने जॉन से ज्यादा बात करने के लिए मना किया था। इसलिए वो जॉन के हाथ पर हाथ रख के उसको ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो उसके दुख में शरीक है। तभी वो देखती है कि हॉस्पिटल के इसी रूम में एक और लड़का आया है, जो हेलन के लिए तो अनजान था, लेकिन ये जॉन का दोस्त और उसका रोमांटिक पार्टनर माइक था। माइक हेलन से मिलता है और उसको कहता है कि मैं आपके इस
पपी से तो कई बार मिल चुका हूँ। जॉन जब भी मुझसे मिलने आता था तो आपके इस पपी को लेके आता था और हम बीच पर काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। माइक और हेलन की बातें सुनकर जॉन नींद से जाग जाता है। जॉन नींद से जागकर हल्की सी नजर हेलन की तरफ घुमाता है और अगले ही पल वो माइक का हाथ पकड़ लेता है, जो ये सिग्निफाई करता है कि जिंदगी जॉन को चॉइस दे रही है, या तो वो अपनी जिंदगी हेलन के साथ गुजार सकता है या फिर माइक के साथ। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे जॉन को एक्सीडेंट के बाद में ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी कितनी क्षणिक है, न जाने कौन सा क्षण आपकी जिंदगी को आपसे छीन कर ले जाए। जॉन के रियलाइजेशन की वजह से एक्सीडेंट के बाद में जॉन ने अपना डिसीजन क्विकली ले लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए माइक के साथ रहने की ठान लेता है। जॉन और माइक के बीच चल रही बातों और बिहेवियर से हेलन को साफ लग रहा था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब हेलन को भी लगता है कि अब वो इस सिचुएशन में कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि जॉन का रोमांटिक ओरिएंटेशन ही अगर लड़कों की तरफ है तो उसकी बॉडी की केमिस्ट्री को तो कभी बदल नहीं पाएगी। तो हेलन जॉन के लिए अब कुछ करना चाहती है। वो अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज उसका पपी जॉन को दे देती है। वो अपने पपी को आखिरी बार प्यार करती है और अपनी सबसे प्यारी चीज अपनी पपी को अपने न मिलने वाले प्यार जॉन को देकर भारी मन से हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है और इन दोनों चाहने वालों को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ देती है। हॉस्पिटल से जाते हुए हेलन एक ओल्ड एज कपल को देखती है, जिसको देखकर हेलन को अपने पति की याद आती है और पुरानी यादों का ज्वार भाटा उसकी आंखों से आंसू बनकर निकल आया है। अब वो बुरी तरह से रोने लगी है। उसको एहसास होने लगा है कि जिंदगी ने उसके साथ क्या किया है, जिंदगी ने उसको क्या क्या दिन दिखाए हैं। जिंदगी के एक हादसे ने और उसके हस्बैंड की बैड फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से उसको ऐसे दिन देखने पड़े हैं। लेकिन रोने से काम नहीं चलेगा, उसको हिम्मत रखनी पड़ेगी और इस पहाड़ जैसी जिंदगी को, जिंदगी की कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को संवारने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी और शायद जिंदगी के किसी खूबसूरत मोड़ पर कोई उसके हस्बैंड के जैसा, कोई जॉन जैसा पार्टनर शायद उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन हॉस्पिटल से लेकर उस खूबसूरत मोड़ की यात्रा हेलन को खुद अकेले ही तय करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।